इन दिनों वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चा में है। अभी तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव के करीब 90% जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ अपना दावा कर देता है। अभी दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी संपत्तियों वाली संस्था हो गई है। पहली सेना, दूसरी रेलवे के बाद वक्फ के पास ही सबसे ज्यादा संपत्ति है। 8,54,509 संपत्तियां हैं। केवल इतनी इसकी संपत्ति है जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, जबकि रेलवे के पास 12 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास ये संपत्ति पहले से इतनी ज्यादा थी। दोस्तों, साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास मात्र 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई संपत्ति थी। बीते 13 वर्ष में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दुगनी हो गई। अब दोस्तों, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सन 1995 प्रधानमंत्री बीपी नरसिंहा राव, सरकार कांग्रेस की। इस सरकार ने संसद में एक एक्ट पास करती है। इस एक्ट के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेवारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की है कि वो साबित करे कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। गजब। जमीन के असली मालिक को कागज दिखाना वक्फ बोर्ड के सामने साबित करना पड़ता है कि जो ये जमीन है वह वक्फ बोर्ड की नहीं है। लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं करना, वो केवल नोटिस भेजेगा। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है। अब किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड नोटिस भेज देती है। अब जमीन का असली मालिक अपना जमीन का कागज वक्फ बोर्ड को दिखाएगा। वक्फ बोर्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उधर बेचारा एक परिवार कितना पैसा एवं परिश्रम करेगा और अंत में जमीन उसके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, मैं आपको वक्फ बोर्ड की गठन कैसे हुआ ये बताता हूं। सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता में यह तय हुआ था कि विस्थापित होने वाले हिंदू या मुसलमान जो भी हों और उनकी संपत्ति कहीं हो, भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वो अपनी संपत्तियों का उनका मलिकाना हक रहेगा और वो अपनी संपत्तियों को बेच सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते का हश्र आप समझ सकते हैं। वहाँ हिंदुओं के संपत्तियों पर सरकार या स्थानीय निवासियों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान गए मुसलमानों के संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। संपत्ति के मालिकों के बेचे जाने के बाद जो संपत्ति बच गई, उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। एनिमी प्रॉपर्टी अपवाद थी, उस पर सरकार का अधिकार हुआ। दुनिया के किसी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। 1995 में पीवी नरसिंहा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी।
1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ बोर्ड का सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। सबसे खतरनाक बात कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति बता दे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब कि वक्फ ही आपको नोटिस भेजेगा और आपको गुहार भी वक्फ के सामने ही लगाना है। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उसमें गैर मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरह से उसमें मुस्लिम ही हो, ये भी हो सकता है। ये वहाँ के राज्य सरकार के डिपेंड करता है कि वहाँ की राज्य सरकार कैसी है, किस दल की सरकार है। इस ट्राइब्यूनल में सभी मुस्लिम ही हो और सभी हिंदू हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सभी मुस्लिम हो सकता है कि वहाँ एक दो हिंदू भी हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो ट्राइब्यूनल बोलेगा वही होगा। यानी कि ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि नहीं, आपकी संपत्ति वक्फ की है तो है, आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। दोस्तों, वक्फ है क्या? चलिए बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई शख्स अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी मर्जी से धार्मिक या इस्लाम के पवित्र कार्य में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक स्कूल चलाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या शेल्टर होम बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड जैसे अभी 8 लाख जमीन 8,54,509 संपत्तियां हैं, इसी तरह अगर उसने पूरे हिंदुस्तान की संपत्तियों पर दावा ठोक दें, आप कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है। इसका गठन 1964 में भारत सरकार ने वक्फ कानून 1954 के तहत किया था, करने वाली भी कांग्रेस। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड पे कुछ जानकारियाँ जो अभी न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है। सोचा कुछ जानकारी आपको दे दूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो करें ही करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।